बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बेटे के जिंदा रहने की खुशी थी और इसके लिए मेरे मुर्दा न होने की बात नाकाबिले फहम थी। वो चकरा रहा था और जब दिमाग चकराता है तो आदमी गिर पड़ता है या फिर पागलों जैसी हरकतें करता है, जैसा कि वो कर रहा था। किले के एक सिपाही ने आकर सल्यूट करते हुए कहा, सर मिस्टर क्रिस्टोफर मैकी तशरीफ ला रहे हैं। इतला देने वाला 2 कदम पीछे हट गया ताकि मुझे आने का रास्ता मिल सके। मैं दरवाजे से गुजरकर इस बड़े से हालनुमा कमरे में पहुंच गया। मुझे देखते ही सरपेंट साकित खड़ा रह गया। इसके दीदे हैरानी से फैल गए थे। मेरी आवाज सुनने के बाद मेरे आने का यकीन करने के बावजूद वो बेयकीनी से देख रहा था। उधर हदीका तेजी से चलती हुई मेरे पास आई, बिल्कुल करीब पहुंचकर ठहर गई। सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। इसने सर उठाया था। मुझे तो चादर उठी हुई लग रही थी। इस अंदाज से वो दूसरों को देख सकती थी, दूसरे इसे नहीं देख सकते थे। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी। मेरे सामने एक बड़ी सी चादर नहीं थी बल्कि सख्त पत्थरों से लिपटा हुआ आतिशफशां था, जिसके अंदर जाने क्या कुछ पक रहा था और वो आतिशफशां की तरह उबल पड़ने को जैसे तैयार थी। इस बड़े से हालनुमा कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। सब अपनी जगह गुमसुम खड़े हुए मुझे और हदीका को देख रहे थे। हदीका के अंदाज को समझ रहे थे, जैसे अब तब में वो बोलने वाली हो या बेनकाब होने वाली हो। सी सरपेंट का पागलपन बोलने की हद तक खत्म हो चुका था, देखने की हद तक बरकरार था। अब तक दीदे फाड़े मुझे देख रहा था, अब भी इसका दिमाग मेरे वजूद से इनकार कर रहा था। फिर वो एकदम से फट पड़ा। मेरी तरफ हाथ उठाकर इसने कहा, तुम कौन हो? सच सच बताओ तुम कौन हो? वो एक कदम आगे बढ़कर बोला, कंट्रोल रूम का ऑफिसर कह रहा था तुम जादूगर हो। तुम्हारे सामने बार बार टावर के जीने पर चढ़ता था और उतरता था, फिर चढ़ता था और उतरता था। वो महसूस करता था जैसे कोई अनजानी ताकत इसे बार बार बुलंदी पर चढ़ने और उतरने पर मजबूर कर रही है। बोलो तुम कौन सा इल्म जानते हो? कौन हो तुम? वो फिर एक कदम आगे बढ़कर दोनों हाथ उठाकर हिलाते हुए बोला, मेरे और इस्राएली ऑफिसर के दरमियान जो तयशुदा कोडवर्ड्स थे वो सिर्फ कंट्रोल रूम के सिग्नल को मालूम थे। किसी चौथे आदमी को इसका इल्म नहीं था। ये नामुमकिन है कि कोई किसी भी जरिए से वो कोडवर्ड्स मालूम कर लेता। तुमने कैसे मालूम किया? तुम्हें कैसे मालूम था कि 2 मोटर बोट में 10 इस्राएली इंस्ट्रक्टर आने वाले हैं और इनके कोडवर्ड्स वही हैं जो तुमने अदा किए थे? तुम कौन सा इल्म जानते हो? वो एक एक कदम आगे बढ़ रहा था मगर मेरे करीब नहीं आना चाहता था। गैर शौरी तौर पर मुझसे खौफजदा था। वो कतरा कर दूसरी तरफ जाते हुए मेरी तरफ मुड़कर बोला, जो इस्राएली इंस्ट्रक्टर हमारे यहाँ आने वाला था, जिसने मेरे बेटे को टावर से उतार कर यहाँ तक पहुँचाया, इसका बयान है कि जब भी वो कोडवर्ड्स अदा करना चाहता था इसके दिमाग में गड़बड़ पैदा होती थी और वो हमारे सिग्नल मैन तक अपने मखसूस कोडवर्ड्स नहीं पहुंचा सकता था। इसका बयान है कि ऐसी दिमागी गड़बड़ सिर्फ टेलीपैथी के जरिए हो सकती है। बताओ क्या तुम ये इल्म जानते हो? आखिर तुम कौन हो? हदीका कभी मुझे देखती थी, कभी सी सरपेंट की तरफ देखने लगती थी। इसकी बातों को सुनती थी, फिर मुझे देखती थी। जब इसने टेलीपैथी का जिक्र किया तो इसने बेइख्तियार मेरे बाजू को दोनों हाथों से थाम लिया। इसके हाथों की गिरफ्त मेरे बाजू पर मजबूत थी, जैसे तस्दीक कर रही हो, हाँ तुम ये इल्म जानते हो, या जैसे मेरे बाजू को सिर्फ अपना समझकर अपनायत से पूछ रही हो। बोलो, मुझसे तो ना छुपाओ। सी सरपेंट मुझसे दूर से कतराता हुआ मेरे अकब में पहुंच गया। मैंने इसे पलट कर नहीं देखा। मेरी टेलीपैथी की आंख देख रही थी। वो कह रहा था, बोलो, हाँ बोलो, तुम कौन हो? तुम वो हो जिसे मौत भी नहीं मारती। कोई शख्स उस निशैबी रास्ते से गुजरने के बाद वापस नहीं आ सका। मैंने जितनों को मौत की सजा दी वो सब समंदर की गहराई में पहुंच गए। तुम कौन हो जिसे मौत भी न मार सकी? बड़ी देर बाद मैंने इसे जवाब दिया, मैं क्रिस्टोफर मैकी हूँ। चंद रोज पहले मैंने एलानिया कहा था कि वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। अगर किसी तरह मौत के मुंह में जाने से बच गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकेगी। सिर्फ खुदा की मर्जी से मैं वही मौत मार सकूंगा, क्योंकि अभी मेरी हयात बाकी है। मौत का वक्त नहीं आया, इसलिए मैं आज भी जिंदा वापस
वापस आ गया हूँ। मेरी पेशन गोई पहले भी दुरुस्त थी, आज भी दुरुस्त साबित हो रही है। सी सरपेंट मेरे अकब से चलता हुआ दूर ही से कतराता हुआ मेरे बाएं तरफ आया, फिर कहने लगा, क्रिस्टोफर मैकी ने इस रात जो ऐलान किया था वो तुमने भी सुना था या फिर अपने इल्म से मालूम किया था कि वो रात इसकी आखिरी रात है, लिहाजा इसकी जगह तुम्हें लेना चाहिए। ये तुम्हारा इल्म है जिसके जरिए तुमने मालूम किया कि टावर की बुलंदी पर मेरा बेटा जॉन बलमोरिया मौजूद है, वरना तुम्हें इसका इल्म नहीं था। बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि वो टावर की बुलंदी पर कंट्रोल रूम में है? वो तो ट्रांसमीटर के जरिए सिर्फ मुझसे गुफ्तगू कर रहा था। तुम्हें कैसे पता चला हमारे दरमियान गुफ्तगू हो रही है और जो बातें हो रही हैं वो बाप बेटे के दरमियान हो रही हैं? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, सी सरपेंट, यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारा जायचा साहिली रेत पर बना चुका था जिसे हदीका और दूसरे मुजाहिदीन ने देखा था। मैं ये मालूम कर चुका था कि तुम्हें जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगा, अलबत्ता तुम्हारे बेटे की जिंदगी मेरे हाथ में होगी। मैं चाहूँ तो इसे मार डालूं, चाहूँ तो इसे जिंदा छोड़ दूं। जॉन बिली के मुताल्लिक तमाम मालूमात हासिल करने और अपनी कामयाबी का पूरा यकीन करने के बाद ही मैं इस किले में आया हूँ। वो एक झटके से मेरे सामने आया, मगर अब भी मुझसे तकरीबन 15 फुट के फासले पर था। इसने पूछा, अगर तो ये तुम्हारा कोई दूसरा इल्म है जो तुम्हें दुश्मनों के मुताल्लिक बताता है, तुम जायचा बनाते हो, सितारों की चाल को समझते हो, अगर ये बात है तो फिर मुझे बताओ कि हम इस चादर वाली को हाथ क्यों नहीं लगा सके? मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे दिमाग को झटका पहुँचा था और ये झटका टेलीपैथी के जरिए पहुँचाया गया था। इसने पलटकर अपने खास मातहत से पूछा, तुम बताओ, क्या तुमने इसे हाथ लगाते ही बिजली का झटका महसूस किया था या तुम्हारा दिमाग अचानक ही शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गया था? इसके मातहत ने कहा, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात पैदा हुई थी कि बिजली के नंगे तार को छूने जा रहा हूँ, लिहाजा जब मेरे दिमाग को झटका पहुंचा तो यही ख्याल कायम हो रहा और इसकी तस्दीक हुई। अब आप पूछ रहे हैं तो ये बात समझ में आ रही है। मुझे किसी तरह का शाक नहीं लगा था, बल्कि दिमाग में ऐसे शदीद जल्जले की सी कैफियत पैदा हुई थी जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए मैं फर्श पर गिरकर तड़पने लगा था। सी सरपेंट ने मेरी तरफ पलटकर पूछा, सुन रहे हो? मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरा मातहत भी यही कह रहा है। अब जो भी इस लड़की के पास पहुँचेगा इसे ज़हनी झटका पहुँचेगा। मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ, अपने किसी मातहत को इस लड़की के पास भेज सकता हूँ, या इनमें से कोई मेरी बात की तस्दीक करना चाहे तो आगे बढ़े और हदीका की चादर को हटाने की कोशिश करे। हम हो या कोई मुजाहिद हो, तुम इस लड़की को बेनकाब नहीं होने दोगे। जो भी ऐसा करने आएगा इसे जरूर टेलीपैथी के जरिए सजा दोगे। इसने 5वें मुजाहिद की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम में से भी एक को आजमाइश की दावत देता हूँ, सिर्फ आजमाने के लिए आओ और इस चादर को हटाने की कोशिश करो। तुम्हारा यह मैकी जो अपनी जात में कुछ और है, ये तुम्हारी कोशिश को नाकाम बना देगा। हदीका ने मेरे बाजू को हौले से दबाया। मैंने इसे देखा, इसने एक पर्ची थमा दी। इसमें लिखा था, मैं तन्हाई में 2 बातें करना चाहती हूँ, किसी दूसरी जगह चलो। मैंने मुजाहिदीन की तरफ देखा, फिर पूछा, क्या तुम में से कोई इसे बेनकाब करना चाहता है? एक ने कहा, हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है, हमें शाक लगे या ना लगे, भला हम क्यों अपनी हदीका को बेनकाब करेंगे? हम इसकी कसम का भरम रखेंगे। मैंने सी सरपेंट की तरफ देखते हुए कहा, थोड़ी देर पहले जो कमरा तुमने मेरे लिए मखसूस किया था, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अभी वापस आऊंगा। तुम्हारा बेटा इन मुजाहिदीन के पास बतौर यरगमाल रहेगा। अगर कोई धांधली की गई और तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा पूरा खानदान निस्तो नाबूद हो जाएगा। मैंने हदीका से कहा, चलो। फिर इसके साथ इस कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगा। सी सरपेंट मुझसे कुछ फासला रखकर चल रहा था और मुझे सर से पांव तक देखता जा रहा था, खुसूसन चेहरे को गौर से देख रहा था, जैसे मेरे पीछे छुपी हुई शख्सियत को समझना चाहता हो। कमरे के करीब पहुंचते ही इसने लपक कर दरवाजे को खोल दिया। हम इस कमरे में दाखिल हुए, वो इसे अंदर से बंद करने लगा। मैंने डांट कर कहा, मैं तन्हाई चाहता हूँ, चले जाओ यहाँ से। इसने पलटकर फौरन ही दोनों हाथ जोड़ दिए, गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मैं समझ गया हूँ, आपसे तो दुनिया की खतरनाक तरीन तंजीमें घबराती हैं। बड़े बड़े लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, मेरी क्या मजाल कि आपसे दुश्मनी करूं। प्लीज जो कुछ मैंने किया है इसे मेरी हमाकत समझकर माफ कर दीजिए। मैं अब एक कदम भी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा, आप जो कहेंगे वही करूंगा। तुम जाने क्या बकवास कर रहे हो। मैं क्रिस्टोफर मैकी हूँ और मुझसे बड़े बड़े लोग दोस्ती नहीं करते, बल्कि मुझे अपने मुल्क से निकालने की कानूनी कोशिशें करते हैं और नाकाम रहते हैं। बहरहाल मैं तुमसे बहस
नहीं करूंगा। तुमने पहले भी मुझसे दोस्ती का वादा किया था और धोखा दिया, लिहाजा तुम पर एतमाद नहीं किया जा सकता। कमरे से बाहर जाओ और हमारे बाहर आने का इंतजार करो। वो बंद दरवाजे के सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। इनकार में सर हिलाकर कहने लगा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तुम टेलीपैथी के जरिए मुझे यहाँ से भगाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं अभी इसकी चादर नोचने के लिए बढ़ूंगा, तुम मुझे रोकोगे। इसने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, मैं तुमसे जानबूझकर सजा पाऊंगा, टेलीपैथी के जरिए सजा पाऊंगा। ये लो, मैं चादर की तरफ जा रहा हूँ, मुझे रोको, मुझे सजा दो। वो हदीका की तरफ बढ़ने लगा। मैं दोनों के दरमियान आ गया। इसने फिर दोनों हाथ जोड़कर कहा, आप बहुत गहरे हैं, प्लीज मुझे टेलीपैथी के जरिए रोकिए, मैं जरूर आपको बेनकाब करूंगा। प्लीज मुझे बता दीजिए, मेरे सामने तस्लीम कर लीजिए, आप फरहाद अली तैमूर हैं। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, तुम हमारा वक्त जाया कर रहे हो, खुदा के लिए जाओ, हमें जरूरी बातें करना है। वो यकीनन इनकार करता, इस बार मैंने इसे मौका नहीं दिया। इसने खुद ही बेइख्तियार कहा, अच्छी बात है, आप यहाँ बातें कर लें, मैं बाहर इंतजार करूंगा। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, तुम हमारा वक्त जाया कर रहे हो, खुदा के लिए जाओ, हमें जरूरी बातें करना है। वो यकीनन इनकार करता, इस बार मैंने इसे मौका नहीं दिया। इसने खुद ही बेइख्तियार कहा, अच्छी बात है, आप यहाँ बातें कर लें, मैं बाहर इंतजार करूंगा। वो तेजी से पलटकर दरवाजे को खोलते हुए बाहर गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बाहर जाते ही मैंने इसके दिमाग को आजाद कर दिया था। वो चौंक कर सोच रहा था, मैंने खुद ही बात कही है कि बाहर जाकर इंतजार करूंगा, लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता था। फिर मैंने कैसे कह दिया, मैं बाहर नहीं आना चाहता था, फिर कैसे आ गया। वो खुशी से उछल पड़ा। सब ने इसे हैरानी से देखा। वो अपने मातहतों से, अपने खास अफसरों से कहने लगा, क्रिस्टोफर मैकी नहीं है, ये फरहाद अली तैमूर हैं, अपने अपने हथियार फेंक दो। वो बाहर आए तो घुटने टेक दो, किले के दरवाजे खोल दो। जब तक फरहाद अली तैमूर यहाँ मौजूद है, कोई दुश्मन अंदर आ नहीं सकता और किसी दोस्त को यहाँ से निकाला नहीं जा सकता। मैं दोनों हाथों से सर थाम कर एक सोफे के हत्थे पर बैठ गया। इतनी देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरे इनकार में जान नहीं थी। सी सरपेंट ठोस दलाइल पेश कर रहा था। किले में दाखिल होने से पहले जो प्लानिंग की थी और यहाँ दाखिल होने के बाद जो कुछ करता आया था, इसमें टेलीपैथी का इतना हाथ था कि मैं इनकार नहीं कर सकता था। इनकार कर भी देता तो ये बात नाकाबिले फहम थी कि कोई हदीका की चादर को क्यों नहीं छू सकता। मैंने सिर्फ इसकी कसम की लाज रखने के लिए ऐसा किया था। वैसे फरहाद अली तैमूर की हैसियत से जाहिर होने में सिर्फ एक चादर वाली बात नहीं थी। इस सिलसिले में कई अवामल कारफरमा थे और अब इसका नतीजा सामने आ रहा था। इनकार करने के बावजूद मैं जाहिर हो चुका था। अब मेरे मुताल्लिक दूर तक क्यास आराइयां होने वाली थी कि एक अजनबी यहाँ आकर अचानक क्रिस्टोफर मैकी कैसे बन गया, इसकी चाल डाल, इसके मिजाज को कैसे अपना लिया, इसके लबो लहजे को, इसके इन गहरे राजों को जिन्हें सिर्फ मैकी जानता था, कैसे जान गया। अब तो मेरे सिलसिले में बाल की खाल निकाली जाएगी और हर पहलू से मुझे फरहाद अली तैमूर तस्लीम किया जाएगा। मैं सोच में मसरूफ था। हदीका का उजला हाथ मेरे सामने आया। वो एक पर्ची दे रही थी। मैंने इसे खोलकर पढ़ा। लिखा था, मुझे दुश्मनों ने जहाँ कैद कर रखा था वो बहुत ही गंदी जगह थी। मेरे कपड़े मैले हो गए हैं और मैं गुस्ल करने की जरूरत महसूस कर रही हूँ। क्या यहाँ मेरे लिए लिबास और एक चादर दस्तयाब हो सकती है? मैं उठकर सी सरपेंट को बुलाना चाहता था। इसने एक और बड़ा तय किया हुआ कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। कोई तवील खत होगा। मैंने इसे रख लिया। फिर दरवाजा खोलकर सी सरपेंट से कहा, इधर आओ। वो दौड़ता हुआ आया और किसी गुलाम की तरह दोनों हाथ बांधकर सर झुकाकर सामने खड़ा हो गया। मुझे हंसी आ गई। मैंने इसे अंदर आने के लिए कहा। फिर दरवाजा बंद करने के बाद पूछा, क्या हदीका के लिए एक अच्छा सा लिबास और चादर का इंतजाम हो सकता है? जनाब, एक लिबास की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ कपड़ों और चादरों की सुपर मार्केट बना दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि ये किस किस्म का लिबास पहनती है, यानी ऐसा जिसमें भाग दौड़ और जदोजहद की आसानी रहे। जाओ, इसके कपड़ों और चादर का बंदोबस्त करो और याद रखो कि अगर तुमने फरहाद अली तैमूर की पब्लिसिटी की तो मैं तुम्हें छत से उल्टा लटका दूंगा। मैंने दरवाजा खोला। वो सर हिलाता हुआ और ये कहता हुआ गया कि किसी के सामने मेरा जिक्र नहीं करेगा, खामोश रहेगा। मैंने कहा, और सुनो, यहाँ एक माइक लाकर रख दो, मैं कभी कभी तुम लोगों को मुखातब किया करूंगा। वो चला गया। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। एक सोफे पर आकर बैठते हुए इस तय किए हुए कागज को खोला। फिर पढ़ने लगा। इसने लिखा था, मेरे पुरअसरार मोहसिन, तुम पुरअसरार रहे और मैं
तुम्हारे इसरार में दिन रात उलझती रही। मेरे इज़्तिराब से भरपूर दिन और मेरी बेख्वाब रातें सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचते हुए गुजरती रही। मैं अपने आप को तरह तरह से बहलाने की कोशिशें करती रही। अपने दिमाग से तुम्हें निकाल देने के कितने ही जतन किए, लेकिन हर बार नाकाम रही। अब समझ रही हूँ कि तुमने मेरे दिमाग पर कब्जा जमा रखा है। टेलीपैथी के जरिए तुम मुझे देख तो ना सके, लेकिन मेरे दिमाग में बैठकर मुझे पढ़ते रहे हो। क्या ये दुरुस्त है? मैं खत अधूरा छोड़कर उठ गया। फिर इसे मुखातब करते हुए बोला, मैंने अभी तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, तुम्हारी आंखों में झांकने का मौका नहीं मिला, फिर भला तुम्हारे दिमाग में कैसे पहुंच सकता हूँ? टेलीपैथी यानी ख्याल ख्वानी के लिए चंद बुनियादी शराइत हैं। वो शराइत पूरी न हो तो हम किसी के दिमाग में नहीं पहुंच सकते। ये जो तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा चुका हूँ तो दुरुस्त नहीं है। बात को समझने का फर्क होता है, और ये फर्क ये है कि मैं तुम्हारे दिमाग पर नहीं दिल पर कब्जा जमा चुका हूँ। इसीलिए मुस्तरब रहती हो, दिन रात मेरे पीछे भागती हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, दूसरे मुजाहिदीन भी समझाते हैं, मगर तुम पर दीवानगी तारी है, ये मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। और इसे समझने के लिए टेलीपैथी लाजमी नहीं है। वो तड़प कर आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, फिर और आगे बढ़ने का इरादा न रहा। मुझे यूं लगा जैसे तीर कमान से निकलकर सीधा मेरी तरफ आया हो और सीने में पेवस्त हो गया हो। मेरे हाथ से इसकी लिखी हुई तहरीर छूट गई। कागज कटी हुई पतंग की तरह इधर उधर डोलने लगा। मैंने कहा, मेरे सामने तो चादर छोड़ दो। वो और ज्यादा चादर को लपेटने लगी। मैंने पूछा, अगर मैं इस चादर को अलग करूं तो क्या शाक पहुंचेगा? वो तड़प कर उछली, फिर दूसरी तरफ मुंह फेर कर चादर को चारों तरफ अच्छी तरह लपेटने लगी, अपने आप को पहले से ज्यादा छुपाने लगी। मैंने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये चादर भी बेजार होकर कह रही है, कहाँ तक छुपोगे, कहाँ तक छुपाऊं? मेरा बस चले तो ये मुखड़ा दिखाऊं। इसने दोनों हाथों से चेहरे को ढांप लिया, हालांकि चेहरा पहले ही छुपा हुआ था। मैंने इसके शाने पर हाथ रखा, फिर चादर को एक मुट्ठी की गिरफ्त में लिया। वो नहीं नहीं के अंदाज में सर को तेजी से हिलाने लगी। इसने एक हाथ अपने शाने की तरफ बढ़ाकर मेरे हाथ को थाम लिया ताकि मैं चादर को ना खींच सकूं। मुझे इस पर बड़ा तरस आया। वो एक वहम से चिपकी हुई थी, चादर छोड़ना नहीं चाहती थी। जब इसकी मर्जी यही थी तो यही सही। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैली सी चादर में लिपटी हुई हो, क्या दिल घबराता नहीं है? तुम तो बड़ी नफासत पसंद हो। वो चुप रही। मैंने फिर कहा, एक तरीका है, अगर रोशनी गुल हो जाए तो गहरी तारीकी में चादर उतार सकती हो। इसने इनकार में सर हिलाया। मैंने पूछा, क्या मुझ पर एतमाद नहीं है? इसने हाँ हाँ के अंदाज में सर हिलाया। मैंने कहा, मैं जुबान देता हूँ, जिस तरह दुश्मनों के सामने तुम्हें बेनकाब नहीं होने दिया, इसी तरह अपने सामने भी पर्दा रखूंगा। ये एक मर्द का वादा है। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया सी सरपेंट वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो एक माइक और एक बड़ा सा पैकेट ले आया था। इसने अंदर आते हुए माइक को एक जगह रख दिया। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जोड़े और मुख्तलिफ रंगों की चादरें हैं, आप जो भी पसंद आ जाए। वो पैकेट मेरी तरफ बढ़ाकर बोला। मैंने हदीका की तरफ देखा। वो चादर की आड़ से लिबास को देख रही थी। मैंने कहा, तुम जाओ, जो कुछ कहना होगा मैं माइक के जरिए कहूंगा। वो चला गया। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। हदीका तेजी से लिबास के पास गई, एक एक को उठाकर देखा, फिर इसमें से एक लिबास और एक चादर पसंद करके बाथरूम जाने लगी। मैंने कहा, जब वापस आओगी तो कमरे में तारीकी होगी, इसलिए चादर का तकल्लुफ न करना। वो रुक कर मेरी बात सुन रही थी, फिर बाथरूम में चली गई। दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मैं माइक का स्टैंड को उठाकर इसे सोफे के सामने ले आया, वहाँ बैठ गया। थोड़ी देर तक सोचता रहा मुझे क्या कहना चाहिए। फिर मैंने माइक को ऑन करते हुए कहा, मेरे जानबाज मुजाहिदो, तुमसे क्रिस्टोफर मैकी मुखातब है। मेरे मुताल्लिक तुम सब पहले से जानते थे, मैं मैकी नहीं हूँ। तुम लोगों ने मेरे राज को एक अहम राज बनाकर अपने सीनों में छुपाए रखा, इसलिए मैं तुम सब का मशकूर व ममनून हूँ। सी सरपेंट ने मेरे बारे में बड़े ठोस दलाइल दिए हैं। अब मैं खुद को छुपा कर नहीं रख सकता, लिहाजा जिन साथियों पर मेरा बेहद एतमाद है, इनके सामने पहली बार एतराफ कर रहा हूँ। इस वक्त तुम सब से फरहाद अली तैमूर मुखातब है। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और टेलीपैथी के स्क्रीन पर हाल में मौजूद अफराद को देखने लगा। इनमें से मुजाहिदीन भी थे, सी सरपेंट के सिपाही और अफसरान भी थे। मेरे चुप होते ही वो फरहाद अली तैमूर के इंकशाफ पर आपस में एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे थे। कुछ खुश थे, कुछ हैरान थे और सवालिया नजरों से अपने बॉस सी सरपेंट को देख रहे थे। शायद सोच रहे हों कि टेलीपैथी का नाकाबिले शिकस्त
हथियार इस किले में आ गया है, अब यहाँ का मालिक व मुख्तार कौन होगा, फरहाद अली तैमूर या सी सरपेंट। मैंने इन्हें मुखातिब किया, सबसे पहले तो मैं मुजाहिदीन से कहूंगा कि वो जान बिली को आजाद कर दें। सी सरपेंट खुशी से उछल पड़ा, दोनों हाथ उठाकर दुआ देने के अंदाज में कहने लगा, फरहाद अली तैमूर, तुम्हारा खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे, खुदा मुझ जैसे दुश्मनों को तुम्हारे कदमों की खाक बनाए। आह, मैंने तुमसे कितनी बुराई की और तुम कितनी नेकी कर रहे हो। सच है, जब नेकी अपने मुंह से बदी पर थूकती है तो शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। मैंने कहा, नेकी अव्वल नेकी है, आखिर नेकी है, वो किसी पर थूकती नहीं है। तुम अपनी उल्टी सीधी बातें अपने पास रखो और कम बोला करो, मेरी बातें सुनो। वो चुप हो गया। सब के सब सर उठाए दीवार के इस हिस्से को देख रहे थे जहाँ एक खुफिया माइक लगा हुआ था। मैंने कहा, सी सरपेंट, पहले मैंने रिवाल्वर के जरिए तुम्हारे बेटे को मार डालने की धमकी दी थी, अपने मुजाहिदीन का पहरा बिठा दिया था ताकि वो टावर के कंट्रोल रूम से ना निकल सके। अगर मैं फरहाद अली तैमूर की हैसियत से पहले ही जाहिर हो जाता तो इतने तकल्लुफात की जरूरत पेश न आती। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए सिर्फ तुम्हारे बेटे जान ही के नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बड़ी बेटी और 2 छोटे बच्चों के दिमागों में भी जब चाहूँ पहुँच सकता हूँ। अगर तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ा कुलबलाए कि तुम मुझे इस कमरे से निकलने नहीं दोगे, चारों तरफ से घेर लोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी नादानी होगी। वो नहीं नहीं के अंदाज में सर हिलाता हुआ कह रहा था, मैं कभी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। तुम जुर्रत करो या ना करो, मैं तुम पर अच्छी तरह वाजे कर दूं कि मैंने तुम्हारे ख्यालात पढ़ लिए हैं। मैं जिस कमरे में हूँ इसके आसपास तक कोई ऐसा जमीन दोज हिस्सा नहीं है जहाँ धमाका करने वाले हथियार या बारूदी लाइन हो। मेरे इस कमरे को गैस चैम्बर भी बनाया नहीं जा सकता। शायद तुम नहीं जानते, सोच की लहरें दुनिया के आखिरी सरे तक पहुंचती हैं। इसलिए ये ना सोचना कि तुम्हारे बीवी बच्चे दुनिया के किसी गोशे में जाकर छुप जाएंगे, क्योंकि मैं इस कमरे में सुबह तक अपने तहफ़्फ़ुज़ चाहता था, इसलिए इसे तरह तरह से धमका रहा था। मैंने सी सरपेंट से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि इन दिनों मेरी शरीके हयात रसवंती वादी काफ में है? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि मादाम रसवंती एक नई ममलकत कायम कर रही है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। तुम मुझे नहीं, अपनी जुबान से मेरी शरीके हयात को मुबारकबाद देना। वो इस वक्त तुम्हारे दिमाग में मौजूद है। हाँ, इसने हैरानी से आंखें फाड़कर खिला में तकते हुए कहा, क्या मादाम मेरे दिमाग में है? क्या मेरी इतनी इज्जत अफजाई हो रही है? मैंने रसवंती के लबो लहजे में कहा, हाँ मैं मौजूद हूँ, तुम्हें समझाने आई हूँ। इस वक्त मेरे शौहर तुम्हारे मेहमान हैं। अगर इनके जिस्म पर हल्की सी खराश भी आई तो याद रखो, मैं वादी काफ में बैठे ही बैठे तुम्हारे किले की ईंट से ईंट बजा दूंगी। तुम्हारे बीवी बच्चे यूं तड़प तड़प कर मरेंगे कि तुम आंखों से देखते रहोगे। खुद मरना चाहोगे लेकिन मर नहीं सकोगे। क्या इतना कह देना काफी है? वो जल्दी जल्दी सर हिलाकर बोला, जी हाँ, मैं समझता हूँ, मैं कभी जुर्रत नहीं कर सकता। मैं आप लोगों का खादम हूँ। और सुनो, मैं अपने शौहर के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, चुपचाप इनके पास आती हूँ, खैरियत मालूम करके चली जाती हूँ। लिहाजा तुम मुझे मुदाखलत पर मजबूर न करना। अब मैं जा रही हूँ। मैं एक लम्हे के लिए चुप हुआ, फिर मैंने इसे मुखातब करते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे दिमाग में मौजूद था और सुन रहा था कि तुम्हारी सोच भी पढ़ रहा था। मुझे यकीन है कि तुम कोई मक्कारी नहीं दिखाओगे। फिर मैंने बुलंद आवाज से इन मुजाहिदीन को मुखातब किया जो किले के साहिली इलाके पर काबिज थे। मेरे मुजाहिदों, तुमने जो मुहाज बना रखा है अब इसे खत्म कर दो। इस किले में यूं तो 1 दर्जन ट्रक हैं, लेकिन तुम 2 ट्रक अपने कब्जे में लो। एक में हथियार लाद कर ले जाओ और दूसरे में करेंसी नोट और हीरे जवाहरात की चंद पेटियां ले जा सकते हो। सी सरपेंट का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो बुखलाया हुआ सर उठाकर स्पीकर की तरफ देख रहा था। मैंने पूछा, सरपेंट, क्या तुम मुजाहिदीन को वो हथियार, करेंसी नोट और कुछ हीरे जवाहरात दोगे या मैं इन्हें बताऊं कि किन तय खानों में ये चीजें छुपाकर रखी गई है? इसने हैरानी से पूछा, क्या आप ये भी जानते हैं, क्या टेलीपैथी जमीन में गड़े हुए खजानों तक पहुंचा देती है? हाँ, जो लोग खजाना गाड़ कर रखते हैं, मैं इनके दिमागों से मालूम कर लेता हूँ। मैंने तुम्हारे दिमाग से बहुत कुछ पढ़ लिया है। इंकिशाफ करूंगा तो हैरत से मर जाओगे। मैं मानता हूँ तुमसे कोई बात छुपी नहीं रहती। मैं खुद जा रहा हूँ। प्लीज इनसे कह दो कि ज्यादा मुतालबा न करें वरना मैं लुट जाऊंगा। मैंने कहा ना, हीरे जवाहरात की 2 पेटियां, करेंसी नोटों की कम से कम 10 पेटियां दे दो, मगर वो नोट अमेरिकी डॉलर, फ्रांसीसी फ्रांक और ब्रिटिश पाउंड हो। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से यूं झुककर जाने लगा जैसे कमर टूट गई हो। एक मुजाहिद एहतियातन
इसके साथ जा रहा था। मैंने इसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं फरहाद तुमसे मुखातब हूँ। पहले तो वो गड़बड़ाया, फिर इसने तस्दीक के लिए पूछा, क्या अब बाकी मैं फरहाद साहब के लबो लहजे को अपने दिमाग में महसूस कर रहा हूँ? हाँ, मैंने कहा ना कि मैं फरहाद हूँ। गौर से सुनो, ये दोनों ट्रक सीधे बुजुर्ग जलीलुल कदर के पास जाएंगे, या वहाँ पहुँचाने में खतरा हो तो किसी मुनासिब जगह छुपा देना और बुजुर्ग जलीलुल कदर को इतला दे देना। वही इन हथियारों को तकसीम करेंगे। करेंसी नोटों और हीरे जवाहरात को किन मुसारफ में लाना है वो खुद फैसला करेंगे। इस हाल में 4 मुजाहिदीन रह गए थे। मैंने इनसे कहा वो आराम से सो जाएं, अगर किसी तरह की बेइत्मीनानी हो तो एक जागता रहे, वैसे किसी तरह का अंदेशा नहीं है। मैंने माइक को ऑफ करके बाथरूम की तरफ देखा। दरवाजा अभी तक बंद था। मैंने जूते और मोजे उतारे, माइक का स्टैंड को एक तरफ रखा, कमरे की तमाम बत्तियां गुल कर दी, फिर आराम से पलंग पर लेट गया। अब मेरे आसपास गहरी तारीकी थी। ये बात समझ में आ गई थी कि मैं यहाँ खुद को छुपाकर नहीं रख सकूंगा। इज्जत अली के जराए बहुत वसी थे। मेरी बात किले से उड़ चुकी थी और इंटरपोल के खुफिया आदमी कहाँ नहीं होते। खुसूसन साहिली इलाकों में एयरपोर्ट और हाईवे वगैरह के एतराफ जरूर मौजूद रहते हैं। सी सरपेंट जैसे बदनाम लोगों को हमेशा नजरों में रखते हैं। हो सकता है कि इनका कोई आदमी ये बात ले उड़े और इज्जत अली तक पहुंचा दे तो इसका दिल मैला होगा। वो सोचेगा हमारे लिए इतना कुछ करता है और मैं इससे छुपता हूं, जबकि छुपने की कोई माकूल वजह नहीं है। ये तमाम बातें सोचकर मैंने खुद इज्जत अली के पास पहुंच गया। वो एक बड़े से इस्तकबालिया कमरे में डॉक्टर विलियम ब्रुक के मुकाबल खड़ा हुआ था। इसके साथ मुकामी पुलिस अफसर भी थे। इस कमरे में मूवी कैमरा और साउंड रिकॉर्डर मशीन अपना काम कर रहे थे। इज्जत अली पूरी दस्तावेजी सबूत के साथ डॉक्टर विलियम ब्रुक को गिरफ्तार करना चाहता था। अब तक इसने मेरे बताए हुए जितने अड्डों पर छापे मारे थे वहाँ की भी मुतहरक फिल्में तैयार की थी और गिरफ्तार होने वाले तमाम छोटे बड़े मुजरमों की आवाजें भी रिकॉर्ड की थी। इस वक्त इज्जत अली कह रहा था, डॉक्टर मैं मानता हूँ तुम बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हो। तुम्हारे और दूसरे गोल्डमैन के खिलाफ सबूत फराहम करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी तरह सबूत फराहम किया गया तब भी शायद दुनिया वाले इतने मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर को मंशियात का ताजर तस्लीम नहीं करेंगे। डॉक्टर विलियम ब्रुक ने गुस्से से कहा, यू शट अप। तुम्हारी इतनी मजाल के मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू करो। माना कि तुम इंटरपोल के बहुत बड़े अफीसर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इज्जतदारों के गिरेबान पर हाथ डालो। इज्जत अली ने कहा, मैंने एक अड्डे पर छापा मारा था। वहाँ तुम्हारे एक आदमी ने अच्छी तरह पिटाई होने के बाद ये उगल दिया कि तुम आज शाम वहाँ पहुँचे थे। मैंने इन तमाम जगहों की तस्वीरें उतरवा ली हैं जहाँ जहाँ तुम गए थे, जहाँ तुम बैठे थे, जिन चीजों को तुमने हाथ लगाया था। डॉक्टर ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर पूछा, क्या सबूत है कि जिन चीजों पर मेरी उंगलियों के निशानात मिले वो चीजें इन्हीं अड्डों पर पाई गई हों? तुम मुझे फांसने के लिए इन चीजों को ऐसे अड्डों में ले जाकर रख सकते हो और ये मुतहरक फिल्में तैयार करके मुझे ख्वाह फांसने की कोशिश कर सकते हो। इज्जत अली दिल ही दिल में सोच रहा था, इससे उगलवाना बहुत मुश्किल है। मैंने इसके दिमाग में पूछा, क्या मेरे होते हुए भी मुश्किल है? इसने चौंक कर पूछा, कौन भाभी आप? नहीं, तुम्हारी भाभी जान का मजाजी खुदा। ये कैसे हो सकता है? भाभी तो कह रही थी। वो जो भी कह रही थी अपनी जगह दुरुस्त था। ये बहस का वक्त नहीं है। देखो मैं इससे कुछ किस तरह उगलवाता हूँ। पहले तुम इससे वही कहोगे जो मैं चाहता हूँ और तुम कह रहे हो। इसने बेइख्तियार कहना शुरू किया, डॉक्टर विलियम ब्रुक, ठीक है कि मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत फराहम नहीं कर सकता, लेकिन ये तो सोचो हमारा झगड़ा अब मुस्तकिल रहेगा। मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा और तुम्हें कारोबार नहीं करने दूंगा। नतीजा ये होगा कि नुकसान उठाते रहोगे। क्या हमारे दरमियान समझौता नहीं हो सकता? कुछ तुम्हारा फायदा, कुछ हम मेरा। डॉक्टर ने इसे हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। इज्जत अली का नाम पूरे इंटरपोल में दयानतदारी के लिए मशहूर है। तुमने आज तक किसी से रिश्वत नहीं ली, लेकिन हालात मजबूर कर देते हैं। आज मैं बहुत मजबूर हूँ, तुमसे समझौता करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर के दिमाग पर काबज हो गया। इसने तायद में सर हिलाकर कहा, अगर तुम मजबूर हो तो मैं तुम्हारी मजबूरी सुनूंगा और तुम्हारे काम आऊंगा। मुझे $70,000 की सख्त जरूरत है। हमारे जैसे ऑफिसर के लिए ये इतनी रकम इतनी बड़ी है कि तमाम उम्र मुलाजमत करके भी हासिल नहीं कर सकते। मैं किसी के इश्क में मुब्तला हो गया हूँ और इश्क कितनी बुरी बला है ये तुम समझ सकते हो। डॉक्टर विलियम ब्रुक ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें 70 नहीं बल्कि $1,00,000 दूंगा। हालांकि तुमने एक ही रात में मेरे तमाम अड्डों को तहस नहस करके रख दिया है। तुम शायद
यकीन न करो, आज एक रात में मुझे तकरीबन $2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। फिर भी तुम्हारे जैसे ईमानदार ऑफिसर से दोस्ती करने के लिए इस नुकसान को बर्दाश्त कर लूंगा। इज्जत अली ने पूछा, डॉक्टर ये काला धंधा करने के लिए तुम्हें बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब संभालना पड़ता होगा, बहुत सी अहम दस्तावेजात होंगी। अगर ये दस्तावेजात किसी के हत्थे चढ़ जाएं तो तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। वो हंसते हुए बोला, मैं ऐसा अनाड़ी नहीं हूँ, क्योंकि तुमसे दोस्ती हो गई है इसलिए अपना राज बता रहा हूँ। दुनिया के हर मुल्क में हमारा एक मिडल मैन होता है। हम में से कोई भी डॉक्टर किसी मुल्क में जाता है तो वो मिडल मैन ना तो हम में से किसी से मुलाकात करता है और ना ही हम इसकी सूरत देखते हैं। दूसरे जराये से हम अपनी अहम दस्तावेजात, तस्वीरें और दूसरी अहम चीजें इसके पास भेज देते हैं। इसकी रिहाइश गाह जहाँ होती है वहाँ वो इन्हें लॉक कर देता है। क्योंकि हम भी इससे नहीं मिलते इसलिए पुलिस, इंटेलिजेंस वाले और इंटरपोल के आदमी कभी इस पर शुबा नहीं कर सकते। वो मिडल मैन लिबनान में कहाँ रहता है? मैंने डॉक्टर विलियम ब्रुक के दिमाग को अपने काबू में पूरी तरह रखा हुआ था। सिर्फ इसे जरा सोचने की मोहलत देकर इसके दिमाग में बार बार मिडल मैन की गिरदान करता रहा। अगरचे वो इससे कभी नहीं मिलता था, लेकिन जिस जरिए से राबता कायम करता था वो जरिया मुझे मालूम हो गया और इस मिडल मैन का पता चल गया। मैं डॉक्टर विलियम की जुबान से इज्जत अली को इसका नाम, पता और ठिकाना बता दिया। इसी वक्त ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। बाथरूम का दरवाजा खुल गया था। वो चादर में लिपटी हुई खड़ी थी। इसके पीछे बाथरूम की रोशनी थी इसलिए मुझे नजर आ रही थी। वो चादर की ओट से मुझे देख रही थी कि मैं अंधेरे में हूँ, मैं कहाँ हूँ। फिर इसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने इज्जत अली से कहा, तुम्हारा काम हो चुका है, थोड़ी देर बाद तुमसे राब्ता कायम करूंगा। डॉक्टर विलियम ब्रुक को इस मिडल मैन के पास ले जाओ, वहाँ छापा मारो, बहुत कुछ बरामद होगा। इज्जत अली ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ से अपनी जगह हाजिर हो गया। चारों तरफ गहरा पुरअसरार तारीकी थी। ऐसी तारीकी दिल धड़कते हैं। वो कहाँ थी? कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिंदगी में पहली बार बहुत ज्यादा थकन महसूस कर रहा था। मैं जिंदगी थका देती है, कभी मोहब्बत थका देती है। एक मैदाने अमल में बहुत कम आने का आदी हूँ। अक्सर ये शिकायत रहती है कि मैं तारीक गोशे में रहकर सिर्फ ख्याल ख्वानी क्यों करता हूँ, खुद दुश्मनों से निपटने के लिए सामने क्यों नहीं आता। अब पिछले दिन से यही हो रहा था। बैरूत में क्रिस्टोफर मैकी बंगला छोड़ने के बाद मेरे साथ जिस तरह दुश्मन लगे हुए थे और जितनी जद्दोजहद करता हुआ मैं यहाँ पहुँचा था, इसके नतीजे में थक जाना लाजमी था। मुझे थका देने में हदीका का भी हाथ था। गजब की पुरअसरार थी। अब भी समझ में नहीं आ रहा था वो हकीकतन मेरी जिंदगी में आई है या मैं जागती आंखों का सपना देखता रहा हूँ। और जागती आंखों भी क्या हो सकती हैं जबकि आंखों को कुछ नजर ही ना आता हो। मैं अजीब तरह का खुमार महसूस कर रहा था। एक बेनाम सी मदहोशी थी। सोचते सोचते जाने कैसे आंख लग गई। जब से टेलीपैथी का इल्म हासिल किया है तब से पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने दिमाग को हदायत नहीं दी, सोने का इरादा नहीं किया और बेइख्तियार सो गया। पता नहीं कितनी देर तक सोता रहा। नींद के दौरान एक बार मुझे मुदाखलत का एहसास हुआ, जैसे कोई बेदार करना चाहता हो या रसवंती की सोच की लहरें दिमाग में आई हो। बड़ी अजीब सी बात थी। मैं फिर भी बेदार न हुआ। इसकी एक वजह तो ये है कि मैंने अपने दिमाग को हदायत नहीं दी थी। दूसरी वजह ये कि हदायत देना जरूरी भी नहीं है। मेरा दिमाग मेरे तर्ज अमल का आदी है। फिर मैं सोता रहूं या जागता रहूं, पराई सोच की लहरों को तो अपने दिमाग में महसूस कर लेता हूं। फिर रसवंती की सोच की लहरों को महसूस करने के बावजूद बेदार क्यों ना हुआ? दरअसल आदमी हर तरह से मुतमिन हो, किसी तरफ से कोई खतरा महसूस न हो, इसे अपने साथियों पर, मुहाफिजों पर पूरा एतमाद हो तो वो इसी तरह बेफिक्री से सोता है। मैं गैर शौरी तौर पर मुतमिन था। मेरे दिमाग में सोच की लहरें आई तो वो रसवंती की सोच होती। वो अपनी है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। कमरे में कोई आ नहीं सकता था। हदीका किसी को अंदर आने की इजाजत दे ही नहीं सकती थी। इसके अलावा बाहर मुजाहिदीन मौजूद थे। फिर मेरी गफलत के दौरान रसवंती मेरी हिफाजत कर सकती थी, लेकिन मेरी गहरी नींद के दौरान रसवंती को मेरी जरूरत थी। इसीलिए वो बेचारी मेरे दिमाग में आई थी। इसने मेरे ख्वाबिदा दिमाग में रहकर महसूस किया कि बहुत गहरी नींद में हूँ। वो फौरन वापस चली गई। इसने सोनिया से पूछा, मैं किस तरह मुर्दा बनकर रहूं? वो तो गहरी नींद सो रहे हैं। सोनिया ने कहा, हमें तुम्हारे मौत का ड्रामा हर हाल में प्ले करना है। फरहाद को जगाओ। मैंने इनके दिमाग को पढ़ा है। वो बहुत थके हुए हैं, सो रहे हैं। इन्हें उठाना मुनासिब नहीं है। रसवंती को एक खाली काटेज में छुपा दिया गया था। मंसूबा ये था कि वहाँ एक ऊंचे से बिस्तर पर इसे
लाश की तरह लिटाकर फूलों से ढांप दिया जाएगा और गैर मुल्की नुमाइंदों को इसके आखिरी दीदार का मौका दिया जाएगा। अब तक इसकी मौत का ऐलान हो चुका था। ट्रांसमीटर के जरिए तमाम ममालिक से ताज़ियती पैगामात वसूल हो रहे थे। इन पैगामात का लुबेलबाब ये था कि रसवंती की मौत कोई मामूली सानहा नहीं है, इसे यूं ही वादी काफ में चुपचाप दफन कर देना मुनासिब नहीं है। कुछ ममालिक के नुमाइंदे और बड़ी खतरनाक तंजीमों के सरबराह इसके आखिरी दीदार के लिए वहां आना चाहते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।